हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, जो रिसर्च करने वाले रिसर्च स्कॉलर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रिसर्च प्रपोजल बनाने में, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि प्रपोजल कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रिसर्च प्रपोजल शेयर करना जा रहा हूं, और साथ ही साथ आपको कुछ सजेशन भी दूंगा कि आप एक कैसे अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। एक हिंदी में है ये, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाषा से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं। 21वीं सदी में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, एक पॉलिटिकल साइंस का है, किसी स्टूडेंट का है, 3 साल पुराना। इस पे ऑलरेडी पीएचडी हो चुकी है टॉपिक पे। स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट ए गुड रिसर्च प्रपोजल। सबसे पहले इसमें आपको जो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी सामान्य सारांश, पहले जो हेडिंग डालनी होती है एब्स्ट्रैक्ट डालना होता है। मतलब एक हम बोल सकते हैं कि सारांश क्या है आपकी जो प्रपोजल है, आपका जो रिसर्च है, उसका आप जो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है। टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं रिसर्च का, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल विजिट करके रिसर्च जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो आपको जो आपका टॉपिक है उसका जो सारांश होता है वो देना होता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप बना सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं उसको, या सामान्य सारांश। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप 2-3 पैराग्राफ जितना चाहें लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 पैराग्राफ काफ़ी रहते हैं। तो आप 2 या 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये सामने दिख रहा है जो आपको स्क्रीन पे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी अगर आप 300 वर्ड में, 400 वर्ड में या 500 वर्ड में मैक्सिमम अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें रिसर्च प्रपोजल में, मुख्य भाग। मतलब जो आपका टॉपिक है आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया पहले हेडिंग में, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी जो हम बोल सकते हैं कि मेजर थीम क्या है, उसको आपको बताना है यहाँ। तो आप दूसरी हेडिंग बना सकते हैं मुख्य भाग, मतलब। ठीक है, या इसमें आप कोई और नाम दे सकते हैं इसका। तो इसमें आप जो आपका टॉपिक है उसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसमें आप इसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इसमें आप इसको 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज तक भी लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक रिसर्च प्रपोजल, अच्छा एक आइडियल रिसर्च प्रपोजल कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से प्रपोजल मांगती है। तो एक आइडियल प्रपोजल क्या हो सकता है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने दूसरी हेडिंग बना के अपने टॉपिक को, अपनी थीम को अच्छे से समझा दिया। जैसे यहाँ सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, हिंदी में ये इन्होंने इसको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है टॉपिक को। इसमें आप चाहें तो पैराग्राफ बना के, शॉर्ट हेडिंग, सब हेडिंग बना के भी इसको समझा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी हेडिंग आती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो लिटरेचर रिव्यू, यानी साहित्यिक समीक्षा। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इसमें लिटरेचर रिव्यू बोलेंगे इसको। ये एक प्रपोजल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो प्रोफेसर होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो लिटरेचर रिव्यू पे करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको भी इसी टॉपिक पे ध्यान देना है कि आपने लिटरेचर रिव्यू कितना किया है और कैसे किया है और कितना लिखा है प्रपोजल में। तो अभी यहाँ हम देखेंगे कि साहित्यिक समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा तो जो आपने लिटरेचर पढ़ा है, रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर या बाकी चीज़ें, जहाँ से भी बुक्स वगैरह या थीसिस वगैरह से जो भी पढ़ा है अपने टॉपिक के बारे में, उसको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ये कॉलम 1 सिंबल डाल के बना हुआ है, मैरी वॉल्सनक्रॉफ्ट 1759 का मत है कि महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। अच्छा, रिसर्च जब लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, साहित्यिक समीक्षा लिखते हैं, तो कई बार क्वेश्चन उठ जाता है। स्टूडेंट पूछते हैं कि एक लिटरेचर रिव्यू में हमको कितना लिखना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि आप 1 पैराग्राफ लिखें, या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ लिखें एक लिटरेचर रिव्यू के लिए सिर्फ। ठीक है, तो जब आप प्रपोजल बनाते हैं, जैसे यहाँ 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं इस स्टूडेंट के, इसके अलावा यहाँ दूसरा, फिर ये दूसरा स्टार्ट हो गया लिटरेचर रिव्यू। इसके बाद ये तीसरा लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया फिर ये फोर्थ वन, इसके बाद नेक्स्ट हो गया फिफ्थ। तो यहाँ बात आती है कि हम एक प्रपोजल में कितने लिटरेचर रिव्यू दे सकते हैं। तो मोस्टली प्रोफेसर्स जो सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर
पिछले 3-4 साल से मैं भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी काफ़ी लोगों से बात करने के बाद ये निकलता है कि एटलीस्ट आपको 15 से 20 रिसर्च लिटरेचर रिव्यू मतलब आपको देने हैं। इतने आपको रिसर्च आर्टिकल, बुक्स या रिसर्च पेपर या जो भी चीज़ें या जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हैं, कम से कम 15 से 20 आपको देने चाहिए। ठीक है, इससे कम देते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते उसको प्रोफेसर। तो आपको कम से कम 15-20 जो लिटरेचर रिव्यू हैं वो देने चाहिए, ताकि प्रोफेसर्स को भी लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है पहले रिसर्च करने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और वो शायद कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि प्रपोजल में हम लिटरेचर रिव्यू में हम किसी एक लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं जब उसको कितना लिखें, तो 1-2 पैराग्राफ काफ़ी होते हैं। इसमें भी मैं बता दूंगा कि लिटरेचर रिव्यू में एक्चुअल में लिखते क्या है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए लिटरेचर रिव्यू लिख के, तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाती है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के उद्देश्य क्या है। आप नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के बाद कि आपके रिसर्च के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनानी होती है ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको उनको लिखना होता है कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, 1-2 पैराग्राफ में समझा सकते हैं, साथ के साथ आप पॉइंट बना के इस तरह से अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपको दोनों चीज़ें देखनी है, आप चाहें तो पॉइंट बना के लिख सकते हैं, आप चाहें तो सीधा पैराग्राफ में लिख सकते हैं। बट यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे इसी स्टूडेंट ने यहाँ ऑब्जेक्टिव कई सारे दिखा रखे हैं, तो पीएचडी में आप जब प्रपोजल बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिखाने हैं रिसर्च के, क्योंकि आप 3-4 ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम रख सकते हैं, 5 इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा वेरी करने लगता है सब टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए आपको 2, 3 या 4 ही ऑब्जेक्टिव दिखाने हैं, चाहे तो आप उनको पॉइंट के फॉर्म में दिखा दें, चाहे तो आप उनको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना है कि 4 से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक के ना हो कम से कम। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाती है रिसर्च मेथड, यानी शोध पद्धति। आप रिसर्च जो करेंगे उसमें आप किस तरह की रिसर्च मेथड यूज करेंगे, शोध पद्धति यूज करेंगे। तो ये प्रपोजल का लिटरेचर रिव्यू के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इस पे लोग फोकस करते हैं, प्रोफेसर फोकस करते हैं, और वो देखते हैं कि आपकी समझ कितनी है रिसर्च के प्रति, आप कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च पद्धति में आप 1-2 पैराग्राफ लिखने के बाद जो आपकी प्रोसेस होगी, आप कैसे कैसे रिसर्च करेंगे, इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा। जैसे प्राइमरी जो रिसोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं, उनका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो होती है शोध विषय के परिणाम, मतलब रिसर्च का आउटपुट क्या है। ठीक है, रिसर्च का आउटपुट क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, ये आपको बताना है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर ये आपको इस करने का मौका दिया जाता है तो आपके रिसर्च के क्या परिणाम होंगे, कंक्लूजन क्या होंगे। तो यहाँ आपको अपने रिसर्च के रिजल्ट बताने हैं, पॉसिबल रिजल्ट, कि अगर मैं इस पे रिसर्च करता हूँ करती हूँ तो मेरे रिसर्च के ये रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ इस स्टूडेंट ने काफ़ी रिजल्ट लिख दिए हैं, सो मैं तो यहाँ बोलूँगा कि इतने रिजल्ट आपको एटलीस्ट नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव 4 या 5 लेके चल रहे हैं तो रिजल्ट भी 4, 5 या 7, 8 हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। एट लास्ट में आपका जो टॉपिक है उसको कंक्लूड कर देना है, मतलब आपको एक हेडिंग बनानी है निष्कर्ष की। ठीक है, कंक्लूजन की, कि अपना जो ओवरऑल आपकी थीम है, जो सब्जेक्ट है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, तो आप इसमें कंक्लूड कर सकते हैं अपने टॉपिक को। और इसके बाद सबको पता है रेफरेंस होते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, वो आप यहाँ दे सकते हैं। और इसमें जो स्टाइल होती है वो सब लिख सकते हैं आप, वो आपको पता ही होगा। तो फिर रेफरेंस भी वो सब देने होते हैं जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जो ऊपर लिटरेचर रिव्यू किया है उन सब का ही यहाँ रेफरेंस देना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको अलग से कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ऊपर 19 या 20 लिटरेचर रिव्यू लिखे हैं तो उनको ही यहाँ रेफरेंस में देना है। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वरना तो कई बार प्रोफेसर पकड़ लेते हैं कि अपने लिटरेचर रिव्यू में तो कुछ और लोगों को
उनके आर्टिकल्स को मेंशन किया है और आपने रेफरेंस में कुछ और लोगों को लिख दिया है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप जिसको पढ़ाएं उसको लिटरेचर भी में दर्शाएं या तो फिर रेफरेंस ना दें। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये पूरी चीज़ें हैं कि आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन उठता है कि आप कितने पेज का प्रपोजल बनाएं। तो मोस्टली जो एक आइडियल प्रोफेशनल प्रपोजल होता है वो 25-30 पेज तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से प्रपोजल तैयार करते हैं तो हिंदी में एटलीस्ट, क्योंकि हिंदी वर्ड ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, तो 30 पेज 25 पेज का हो जाता है। और इंग्लिश में भी 15 से 20 पेज, 15 पेज एटलीस्ट बन जाते हैं। 15 से 20 पेज अगर आप अपने रिसर्च टॉपिक को अच्छे से लिखोगे, लिटरेचर भी अच्छा करोगे तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो 15-20 पेज एटलीस्ट होने चाहिए। और हिंदी में 25-30 तक हो जाते हैं। और ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू कितना किया, आपको अपने सब्जेक्ट की समझ कितनी है, आप कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं उसको, ऑब्जेक्टिव उसके, उसकी थीम, मेन थीम कैसे लिख पा रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कैसे कर पा रहे हैं और कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी 15 से 25-30 पेज तक आप आराम से अपना अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। और मैंने आपको हेडिंग बाय हेडिंग बताया है कि आप कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखें हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर चैनल विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।